चलिए आज एक ऐसे साम्राज्य की कहानी में उतरते हैं जिसने लगभग 600 सालों तक दक्षिण भारत की तकदीर लिखी और अपनी कला से पत्थरों में जान डाल दी। हम बात कर रहे हैं चालुक्य राजवंश की। तो ये कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है। हम बात कर रहे हैं 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक फैले एक विशाल दौर की। जरा सोचिए, 600 साल, इतने लंबे समय तक अपनी पकड़ बनाए रखना वाकई कोई मामूली बात नहीं थी। तो सवाल तो उठता ही है ना, कि आखिर क्या राज था इनकी इस लंबी कामयाबी का। कैसे एक राजवंश 600 साल तक टिका रहा और ऐसी विरासत छोड़ गया जो आज भी दुनिया को हैरान करती है। इनकी कहानी को समझने के लिए पहले हमें ये देखना होगा कि ये राजवंश असल में एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग पर एक दूसरे से जुड़ी हुई शाखाओं में बटा हुआ था। तो देखिए, कहानी शुरू होती है बदामी से। ये थी इनकी जड़, इनकी नींव। फिर एक डाली निकली पूरब की तरफ, वेंगी में। और फिर जब लगा कि कहानी खत्म होने वाली है, तभी कल्याणी में इन्होंने एक जबरदस्त वापसी की। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ, बदामी से। इस कहानी के पहले नायक थे पुलकेशिन प्रथम। सोचिए, उन्होंने छोटे छोटे बिखरे हुए राज्यों को एक किया और एक मजबूत साम्राज्य की नींव रखी और अपनी राजधानी बनाया बादामी को। लेकिन अगर पुलकेशिन प्रथम नींव थे, तो इस साम्राज्य की सबसे बुलंद इमारत खड़ी की पुलकेशिन द्वितीय ने। सही मायने में इस वंश के सबसे महान, सबसे ताकतवर शासक। और उनकी उपलब्धियां देखिए जरा। मतलब एक तरफ तो वो उत्तर के सम्राट हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर रोक रहे हैं और दूसरी तरफ चीन से हुएनसांग जैसा यात्री उनके दरबार में आ रहा है। ये दिखाता है कि उनका दबदबा कहाँ तक था। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज का एक वक्त होता है। करीब 200 साल के राज के बाद राष्ट्रकूटों ने उन्हें हरा दिया और बदामी के चालुक्यों का ये पहला शानदार दौर खत्म हो गया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ये तो बस एक पड़ाव था। चालुक्य शक्ति, कह सकते हैं, राख से फिर खड़ी हुई और इस बार 2 नई जगहों पर, वेंगी और कल्याणी में। तो अब राजवंश 2 अलग-अलग रास्तों पर चल पड़ा था। एक तरफ थे पूर्वी चालुक्य वेंगी में, जिन्होंने आंध्र प्रदेश में राज किया और तेलुगु साहित्य को बहुत बढ़ावा दिया। और दूसरी तरफ एक जबरदस्त वापसी हुई पश्चिमी चालुक्यों की, जिन्होंने कल्याणी को अपनी नई राजधानी बनाया और चालुक्य ताकत को फिर से जिंदा कर दिया। और ये वापसी कोई मामूली वापसी नहीं थी। ये इतनी जबरदस्त थी कि इनके सबसे मशहूर राजा विक्रमादित्य षष्ठ के शासनकाल को एक अलग नाम ही दे दिया गया, चालुक्य विक्रम युग। सोचिए, एक राजा के नाम पर पूरा का पूरा युग। उनकी राजनीतिक ताकत तो बहुत थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनकी जो असली विरासत है, जो आज भी जिंदा है, वो लड़ाइयों में नहीं बल्कि पत्थरों में गढ़ी गई थी। यहीं पर भारतीय मंदिर वास्तुकला को एक नई दिशा मिली। उन्होंने एक ऐसा स्टाइल बनाया जो अपने आप में बिल्कुल अनोखा था। ये उत्तर भारत के नागर स्टाइल और दक्षिण भारत के द्रविड़ स्टाइल का एक खूबसूरत मिश्रण था। और इस कला के सबसे बेहतरीन नमूने देखने को मिलते हैं ऐहोल में, जिसे भारतीय वास्तुकला का पालना भी कहते हैं। फिर बादामी में, जहां पहाड़ों को काटकर गुफा मंदिर बनाए गए, और पत्तदकल में, जहां ये कला अपने चरम पर पहुंची। और ये कोई हम ही नहीं कह रहे, उनकी कला की अहमियत इतनी ज्यादा है कि पत्तदकल के इन स्मारकों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। ये पूरी दुनिया की धरोहर हैं। पर बात सिर्फ पत्थरों और मंदिरों की नहीं है, उनका योगदान इससे कहीं ज्यादा था। उनके राज में हिंदू, जैन, बौद्ध सभी धर्मों को जगह मिली। और हाँ, कन्नड़ भाषा और साहित्य के जो 3 रत्न कहे जाते हैं, पंप, पौन्न और रन्न, वो भी इसी दौर की देन हैं। लेकिन जैसा कि होता है, समय बदला, नई ताकतें उभरी और चालुक्यों का ये लंबा सफर अपने अंत की ओर बढ़ने लगा। हुआ ये कि 12वीं सदी तक जो छोटे शासक अभी उनके अधीन थे, जैसे होयसाल, यादव और काकतीय, वो खुद इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने चालुक्य सत्ता को चुनौती दी और आखिरकार उसे खत्म कर दिया। तो एक नज़र में देखें तो ये है चालुक्य राजवंश की कहानी। पुलकेशिन प्रथम से शुरू हुई, पुलकेशिन द्वितीय के समय में अपने चरम पर पहुंची और विक्रमादित्य षष्ठ के साथ एक नया दौर देखा।
बादामी, वेंगी, कल्याणी इनकी राजधानियां बदलीं, पर कला और संस्कृति पर इनकी छाप हमेशा के लिए रह गई। तो चालुक्यों ने अपनी कहानी तो पत्थरों पर लिख दी, पर एक सवाल मन में रह जाता है, अगर ये पत्थर बोल पाते तो उस भूले हुए साम्राज्य की और कौन सी कहानियां सुनाते? जो इतिहास हम जानते हैं वो तो बस वो ही है जो लिखा गया, न जाने कितना कुछ अनकहा रह गया होगा।